बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये वाइट हाउस को कवर करती हैं। एक जर्नलिस्ट हैं, CNN से इनका ताल्लुक है। इनका नाम है एलिना टेरियान। इन्होंने एक इंकशाफ किया और जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट है, जब हमला हुआ था ना पहलगाम वाला, उस वक्त ये वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद था। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रब्ता किया नरेंद्र मोदी से, और ये रब्ता हुआ जुम्मे वाले दिन, यानी 9 मई को। 9 मई को इन्होंने नरेंद्र मोदी से रब्ता किया और नरेंद्र मोदी को बहुत हसास मालूमात बताई। इन्होंने नरेंद्र मोदी को यह बताया कि बड़ी हसास मालूमात इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मिली हैं, और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर, यानी हफ्ते और एतवार वाले दिन, बहुत बड़ी तबाही हो सकती है जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है इस लड़ाई के नतीजे में। तो जितनी जल्दी हो इस लड़ाई को आप खत्म कर दें। नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं मानी, या नरेंद्र मोदी को लगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ करना भी नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान ने बहुत होल्ड किया हुआ था अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान की जो सलाहियत थी, पाकिस्तान ने उसकी सारी प्लानिंग कर ली थी। पाकिस्तान ने यह जरूर पता कर लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, किस किस जगह पे कर सकते हैं, पूरी मनसूबाबंदी तैयार थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जंगबंदी चाह रहा था। पाकिस्तान ये नहीं चाह रहा था कि लड़ाई इंडिया के साथ बढ़े। लेकिन जब इंडिया लगातार चीजें करता जा रहा था, पाकिस्तान के पास रास्ता बचा नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को वहां तक दीवार से लगाया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकना शुरू कर दिए। और ये इंडिया 9 मई को उस वक्त कर रहा था जब अमेरिकी नायब सदर ने नरेंद्र मोदी को बड़ी अहम इंटेलिजेंस मालूमात दी थी। लेकिन फिर 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जब पहला इशारा दिया, जब 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने पहला जवाबी वार किया इंडिया के ऊपर, तो 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी का होश ठिकाने आ गया। फिर फौरी तौर पे इन्होंने रब्ता किया अमेरिका के साथ कि सर आप ठीक कह रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत खौफनाक जवाबी कार्रवाई की है, और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके अंदर बड़ी खौफनाक चीजें हैं, उन्होंने उसको खुफिया रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को बताया, और जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है कि वो चीजें इस नौयत की हैं कि भारत के लिए बहुत परेशानी पैदा हो गई थी। और जब पाकिस्तान ने एक बड़ा अटैक किया तो उसके बाद भारत को समझ आ गई कि अब पाकिस्तान के साथ लड़ने में नुकसान ही नुकसान है। तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि जनाब आप कोशिश करें, हमारा सीज फायर करवा दें। फिर अमेरिकन मुदाखलत के बाद पाकिस्तान ने जब भारत को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद सीज फायर हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट वो रखने लगा हूं कि भारत और पाकिस्तान में अब क्या चल रहा है। एक और सहाफी हैं, ये स्काई न्यूज पे इन्होंने इंटरव्यू दिया। ये बरतानिया से इनका ताल्लुक है, माइकल क्लार्क। ये दिफाई तज्जियाकार है और इनकी बड़ी ग्रिप है दिफा के ऊपर। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात की कि पाकिस्तानी हथियारों से भारत बहुत हैरान हुआ है इस मरतबा, और जो रफाल तैयारा है या राफेल तैयारा है उसको गिराया है J-10C ने, जो पाकिस्तान ने चाइना से तैयारा लिया है। देखिए, ये जो 2 हथियार जिन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया इस जंग में, ये हथियार जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे। क्योंकि जब इंडिया के साथ आपकी लड़ाई हुई 2019 में, तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दे दी। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर राफेल होता तो आज सूरत कुछ और होती, और फिर वो राफेल के सौदे की तरफ चले गए। पाकिस्तान ने रोला नहीं डाला, पाकिस्तान ने राफेल का बंदोबस्त करना शुरू किया। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आसपास उन्हें वो तैयारा सस्ता भी मिल सकता है और वो राफेल का मुकाबला भी कर सकता है, यानी वो राफेल की टक्कर का मुकाबला है। यानी अगर वो आ भी जाए तैयारा पाकिस्तान के बाद और अच्छी प्लानिंग के साथ आप जाएं तो राफेल को आप फेल कर सकते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने और जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर फैसला किया और चाइना से रब्ता करके बड़ी रफ्तार में इन्होंने 10 महीने के अंदर चाइना से J-10C तैयारे, जो फाइटर जेट है, वो लिए, और साथ ही HQ-9 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लिया। क्योंकि पाकिस्तान को आइडिया हो गया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इन हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और भारत को इन हथियारों ने हैरान किया है। यही बात माइकल क्लार्क ने कही है, जो दिफाई तज्जियाकार है बरतानिया में, और ये उन्होंने स्काई न्यूज पे बात करते हुए कही है। अब नाज़रीन, दोनों फौजें अब आई हैं सामने और दोनों ने अपने नुकसान और फायदे बताए हैं। दोनों ने बताया कि उन्होंने क्या किया और दूसरी फौज ने क्या किया। तो एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो DGISPR थे, उनके साथ जो है वो एयरफोर्स से और जो बैरिया से उनके हम मनसब हैं वो भी थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो तर्जुमान हैं वो तीनों इस ब्रीफिंग के अंदर बैठे हैं। दूसरी जानिब से जो भारत है, उन्होंने अपने बड़े ऑफिसर्स बैठाए हैं, और उसकी जरूरत क्यों पेश आई अब मैं आपको ये बताता हूं। भारत हमेशा अपनी सिविलियन की आदत को आगे रखता है, यानी वहां पर नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आगे रहता है, वजीर खारजा आगे रहता है, डिफेंस सेक्रेटरी आगे रहता है। तो भारत अपनी फौज को कैंडे में या पीछे रखता है, हमेशा खुद वो आगे आगे होते हैं, हर कामयाबी का सेहरा अपने सर पर बांधते हैं। लेकिन इस मरतबा नाकामी इतनी बड़ी हुई है कि भारत अभी तक सख्ते में है। भारत को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया है। अब इतनी बड़ी नाकामी के बाद भारत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई वो फिर खिलाफ तवक्को या खिलाफ दस्तूर या उनकी जो रवायत है उसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने अपने DGMO, ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, ये बड़ा अहम ओहदा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर DG एयर ऑपरेशंस, यानी एयरफोर्स का भी DG ऑपरेशंस, ये भी आ गया। फिर DG नेवल ऑपरेशंस, ये भी DG है जनाब इनका। ये सब हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, एक एयर मार्शल है, एक लेफ्टिनेंट जनरल है, और इनका नाम है जी राजीव घई। जो DGMO है मिलिट्री से जो है, एयरफोर्स से जो है वो AK भारती, और नेवल से जो है वो AK प्रामुद, और इसके साथ SS श्रद्धा। ये लोगों ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाहिर यानी उन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, हमने दहशतगर्द मारे पाकिस्तान में, हमने टेररिस्ट को किल किया। कोई टेररिस्ट कहां आपने मारे हैं? यहां पाकिस्तान में आपने खवातीन और बच्चों के ऊपर बम गिराए। यहां पे आपने जो मिसाइल और ड्रोन मारे हैं उसमें आम शहरी शहीद हो गए, नमाजी शहीद हो गए, जो मस्जिद के अंदर रहते थे कोई लोग, वो शहीद हो गए। तो यहां पे मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया, और उसके नतीजे में पहले दिन की जो रिपोर्ट आई थी वो 31 अफराद जो है वो शहीद हो गए थे। तो इंडिया ने करार दे दिया हमने बहुत सारे दहशतगर्द मार दिए, हमने अपने टारगेट हिट कर दिए। लेकिन वो लोग सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब जो सवालात उनसे पूछे गए हैं, भारतीय मीडिया को मना कर दिया गया है पॉलिसी के तहत कि आप इन सवालात में ना जाएं या इनके जवाब आप मत चलाएं, क्योंकि वहां पे जो भारतीय एयर मार्शल थे A.K. भारती, जो डीजी एयरफोर्स ऑपरेशंस या डीजी एयर ऑपरेशंस, इन्होंने जो बात की है उसको एक शिकस्त के एतराफ के तौर पे लिया जा रहा है। मैं एज इट इज आपको इनका स्टेटमेंट सुनाऊं तो A.K. भारती ये कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि कितने राफेल गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हम लड़ाई की हालत में हैं, नुकसानात जो है वो लड़ाई का हिस्सा होते हैं। क्या हमने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, ये भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी हमने किए हैं, नुकसानात पे मैं तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं, इससे दुश्मन का फायदा होगा। ये जनाब जवाब है जो कोई जवाब नहीं है मेरी नजर में। दूसरा इनसे पूछा गया आपने पाकिस्तान की तैयारी गिराए, उन्होंने गिराए, कौन से गिराए हैं जी वो मैं नहीं बता सकता। क्यों भी नहीं बता सकते? पाकिस्तान तो पहले दिन से बता रहा है कि ये वाले राफेल गिराए, ये वाला SU-30 गिराया और ये वाला MiG-29 गिराया। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, बल्कि आज तो एक और दावा पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं। लेकिन यहां भारत ने जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी डाउन थी, ये इनके मुंह उतरे हुए थे और अजीब इनके ऊपर जो है वो एक खौफतारी था। एक भारत के अंदर एक सख्ते का आलम है, वो बेचारे परेशान है कि हम तो पाकिस्तान को तरने वाला समझ रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे जैसे इसराइल फलस्तीन के ऊपर अटैक करता है हम जाएंगे पाकिस्तान में, जो दिल करेगा करके आ जाएंगे। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान की पूरी कौम जब लड़ाई शुरू होगी और फौज लड़ना शुरू होगी तो अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी नाराजगियां हो, चाहे जो मर्जी मसला हो। तो हुआ भी यही, कौम फौज के साथ खड़ी हो गई। और बल्कि भारत ने पाकिस्तान की फौज का फायदा कर दिया कि फौज ने जो भी गलत काम किए थे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी गलतियां और कुताहियां की थी, उनके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने उनको मौका दिया और उनके साथ आकर खड़े हो गए और उनको सपोर्ट किया इंडिया के मुकाबले में। तो ये तो बड़ा फायदा कर दिया। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इसमें जो फायदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है भारत में। वो कैसे? देखिए ना, कांग्रेस पार्टी बड़ी कोशिश करने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जो नफरत की लगाई हुई आग है उसके मुकाबले में अपना बयानिया नहीं बना पा रही थी। बार बार इलेक्शन होते हैं, मोदी इस मरतबा इलेक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं जीता। मोदी का कहना था कि हम सारी सीटें ले जाएंगे, हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन वो कामयाबी हासिल कर नहीं पाए, बल्कि इन्हें लोगों को साथ मिलाना पड़ा बहुत सारी जगहों पे। तो अब नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमजोर थी तो इन्हें लगा कि इलेक्शन में जाना है तो जरा थोड़ा मार्का करते हैं, कोई नफरत फैलाते हैं, कोई हीरोगिरी दिखाते हैं। तो वो हीरोगिरी जो है वो बढ़ गई नरेंद्र मोदी की। अब पूरे इंडिया में इनको गालियां पड़ रही हैं। वो मीडिया जो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया था, जो गोद में बैठता था, वो मीडिया भी इनको आंखें दिखा रहा है, जनाब आपकी वजह से लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमने तो जनाब जंग जीत ली थी। वहां पे टेलीविजन के ऊपर अपने ऑपरेशन रूम्स हमने बना के हमने तो जंग जीत ली थी, आपने मुंह काला करवा दिया है। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तरफ जो पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान बैठे थे, उनकी बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़ी स्माइलिंग किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे कोई जीत कर आया। दूसरी जानिब जो इंडिया है, क्योंकि उनके बड़े अरमान टूट गए, ठंडे हो गए, तो वो जीत कर भी नहीं आए। उन्हें आइडिया है इस बात का और उन्होंने क्या अचीव किया, 6 तैयारे अपने उन्हें गंवा लिए। अब जो नया दावा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए हैं। DGISPR ने कहा कि 26 मकामात को निशाना बनाया गया है, बल्कि वो 26 मकामात के उन्होंने नाम भी बताए। पूरा पाकिस्तान के नक्शे के साथ 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 भारत में चलते जाए, ऊपर से नीचे तक पूरी धुलाई की है। एक एक जगह का पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। 26 अहम तरीन मकामात और 26 के 26 जो हैं वो मिलिट्री तनसीबात हैं जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, सिविलियन को नहीं बनाया। बल्कि उसमें DGISPR ने कहा कि हमारी प्रोफेशनल फौज है, हमारा इस्लाम भी हमें इजाजत नहीं देता और असूलों के खिलाफ है, हम सिविलियन के ऊपर हमला नहीं करते। तो मैंने उस पर एक उनसे गुजारिश भी की है कि यही फार्मूला पाकिस्तान पर भी लागू कर दे, यहां पर भी जरा सिविलियन के ऊपर हाथ होला कर दे और सिविलियन के साथ यहां पे लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। लोग उससे नाराज हो जाते हैं, उससे नुकसान होता है, अपना पाकिस्तान का ही नुकसान होता है। तो नाज़रीन वापस जाते हैं खबर की तरफ। 2 जगह पर पाकिस्तान ने भारत के S-400 को तबाह किया है। ये बड़ा जबरदस्त उनका हथियार है और ये उन्होंने रशिया से खरीदा है। यानी इन्होंने फ्रांसीसी हथियार भी दलील करवा दिए, इन्होंने रशियन हथियार भी दलील करवा दिए, इन्होंने जनाब दुनिया में जहां जहां से जो जो हथियार दिए वो सारे दलील करवा दिए। अब ये कहते हैं हमने अमेरिका से भी हथियार देने। अमेरिका 10 दफा सोच ले कि उन्होंने इनको हथियार देने या नहीं देने, क्योंकि ये हथियारों की जिल्लत करवा देते हैं। ये लड़ना लुड़ना इनको आता कोई नहीं है, प्लानिंग इनके पास है कोई नहीं, ना इनके अंदर लड़ने का जज्बा है। ये सिर्फ हथियार पे भरोसा करते हैं और पाकिस्तान जो है वो हथियार पे नहीं, वो अपने जज्बे पे, अपनी कौम पे और अपने इत्तेहाद पे भरोसा करता है और अपने अल्लाह पे भरोसा रखता है सबसे पहले, कि अल्लाह पे भरोसा करके वो लड़ने के लिए आ जाता है और अल्लाह उसकी मदद भी कर देता है। तो नाज़रीन अभी मोदी पर ना हम भरोसा नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है, देखिए एक तो इंडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, वो दिखाई दे रही है, वो जो उन्होंने बोला उससे पता चल जाता है कि वो हार गए हैं और उन्होंने हार मान ली है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये सोचते हैं कि अब मोदी क्या करेगा, तो उसका जितना बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो गया उसको अब फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग के लिए वो क्या करेगा? फेस सेविंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पाकिस्तान को
हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 तैयारों का दावा कर दिया और यह भी दावा किया है कि राफेल तैयारे 3 पहले तबाह किए गए थे और फिर एक और तबाह किया गया, और रेडार्स के साथ बाकायदा पाकिस्तान ने सबूत सामने रखे। भारतीय मीडिया सर पकड़ के बैठ गया। भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तानी फौज आपको जगह बता रही है, आपको रेडार्स के साथ बता रही है, आपको तैयारों के नाम बता रही है, आपको टाइम बता रही है, आपको एक एक जगह एक एक चीज याद दिला रही है कि आपका कौन सा तैयारा उन्होंने कहां फेंका है। आप भी बताएं ना। वो ये बताते हैं उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान क्या किया, जीरो नुकसान है, पाकिस्तान का एक भी तैयारा तबाह नहीं हुआ। ना वो ये बताते हैं कि उनके कौन से तैयारे गिरे हैं। अपने तैयारों के बारे में भी बात करने को तैयार नहीं है। तो एक हारी हुई फौज के साथ, देखिए ये जंग है, जंग में नुकसान किसी का भी हो सकता है। तो एक हारी हुई फौज के साथ आप हमदर्दी कर सकते हैं। और भारतीय जो सियासतदान है बड़े सियाणे हैं, उन्होंने कहा तुमने जंग हारी है ना, हमने तुम्हें इख्तियार दिया था पूरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग करके अपनी फौज को यह कहा था कि मैं तुम्हें मुकम्मल इख्तियार दे रहा हूं, जगह का और वक्त का तयन तुम खुद कर लो और पाकिस्तान से बदला ले लो। यह खबर शाया हुई थी ना भारतीय मीडिया पे, आलमी मीडिया पे, कि नरेंद्र मोदी ने बुलाया अपने सर्विसेज चीफ्स को और उन्हें कहा कि आप डिसाइड करें, वक्त का तयन करें, जगह का तयन करें और आप अटैक करें किस पे, पाकिस्तान पे। और रा का बड़ा इंटेलिजेंस का एक निजाम था कि जनाब हमें पता है कहां कहां पे दहशतगर्द है, हमने क्या करना है, पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। रा फेल हो गया, यानी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रा भी फेल हो गई और राफेल भी फेल हो गया। तो रा फेल हो गया। ये है जनाब छोटी सी बात जिसके अंदर सारी कहानी है। और अब जो है वो नरेंद्र मोदी फेस सेविंग करना चाहेगा, ये बात हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। और भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो अपने मुंह से ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके सवालों के जवाब थे जिन्हें भारतीय मीडिया अब नहीं दिखाएगा, उन्हें छुपाएगा, वो ये बता रहे हैं कि भारत ने एक्चुअली शिकस्त तस्लीम कर ली है। नाज़रीन, आज एक और चीज भी हुई। कल जब DGISPR ने लेट उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी उन्होंने तारीफ की है। यह पहला मौका है जब से ये DGISPR आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया की तारीफ कर दी है। देखिए, यही सोशल मीडिया था जिसे कहा जाता था कि ये दे आर नॉट वेल अवेयर्ड, यानी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शऊर नहीं है इनको। ये भी कहा गया इनके बारे में, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। इसी सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया, इसी इदारे की जानिब से कहा गया। और इसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पाकिस्तान में बेशुमार टाउटों ने सोशल मीडिया को मुल्क का गद्दार, बागी और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया सोशल मीडिया के लोगों को। अब क्योंकि इनका ज्यादातर ताल्लुक इमरान खान के साथ है, इनका शऊर है, इन्हें पता है कि कब क्या करना है। इन्हें पता है कि आज पाकिस्तान को जरूरत है इंडिया के खिलाफ, हमने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होना है। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर है इस वक्त कौन है, हमने उसके साथ खड़े होना है। इन्हें पता है कि अदालत में ज्यादती हो रही है, हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इन्हें पता है कि जबरी गुमशुदगी एक गलत चीज है, हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। सोशल मीडिया हर वक्त हर जगह सही पोजीशन लेता है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की ऐसी तैसी फेर के रख दी जहां पे उन्होंने गलत फैसले किए। इसी सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब के फैसलों की भी मुखालफत की है। तो यह बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है समझ आई है। और DGISPR ने कहा कि हम खास तौर पे पाकिस्तान की यूथ के शुक्रगुजार हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन सोल्जर और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के नौजवानों के शुक्रगुजार हो गए। अब देखें, इसको आप समझें कि ये वही नौजवान हैं जो इतने बाशऊर हैं कि जब फौज सियासत में मुदाखलत करती है तो ये उसके ऊपर तनकीद करते हैं। यानी जो फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है वो कल भी हीरो था, वो आज भी हीरो है। लेकिन जो फौजी जबरी गुमशुदगियां करेंगे या जो सियासत में हिस्सा लेंगे या अपने जो हलफ है उनका उससे वफादारी नहीं करेंगे, उससे बेवफाई करेंगे, या डी चौक के अंदर कोई स्नाइपर से गोली चलाएगा या कोई निहत्ते शहरियों को निशाना बनाएगा या लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा या सहाफियों को, शायरों को और सियासतदानों को उठाकर अगवा किया जाएगा और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी। जब ये चीजें करवाई जाएंगी तो फिर वो हीरो नहीं हो सकते। वो रोल नेगेटिव है। जब वो रोल करेंगे तो लोग तनकीद करेंगे, जब वो रोल करेंगे तो लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पे जाएंगे और पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लोगों को इतना शऊर है इस मुल्क के अंदर, और कुटाउट तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनसे उनके कोई वालिद छिन गए हैं। भाई ये फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। ये लोगों ने अगर आज फौज को सपोर्ट किया तो इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया है। फख्र की बात यह है कि इन्होंने फौज को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गलत काम करने के लिए, सियासत में मुदाखलत करने के लिए, कारोबार करने के लिए। वो काम जो इनके आईनी हलफ के खिलाफ है, जब वो काम करते हैं तो लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, जब से लोगों को शऊर आया है। मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं। लेकिन जो टाउट्स हैं उनके लिए ये बड़ी परेशानी की बात है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ दी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, और अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तारीफें कर रही है उन्हीं नौजवानों की जिनके खिलाफ हम दिन रात लड़ रहे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर लेते ना तो सनम जावेद को गिरफ्तार ना करते, तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी और पाकिस्तान ने जवाब दिया था तो वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होती, वो पाकिस्तान की फौज का साथ दे रही होती। वो तो यही कह रही थी ना कि बॉर्डर पे जाएं, उनसे लड़ें, हमें ना मारे। देखिए ये लोग नाराज क्यों हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बहुत मारा है। पिछले 3 साल से मार खा रहे हैं। इंडिया को तो मार पड़ी है 10-15 मिनट, यानी थोड़ी सी एक आधा दिन मार खा के इंडिया की तबीयत साफ हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिम्मत देखें कि वो कब से मार खा रहे हैं। 3 साल हो गए मार खा रहे हैं। कितने बेशुमार हजारों बंदे, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बंदे गिरफ्तार नहीं हुए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल में गिरफ्तार हो गए। तबाहियां ही फेर दी हैं, मिलिट्री कोर्ट उठा के लेगी, वहां पे फैसले कर दिए और अदालत ने उनको जायज भी करार दे दिया। आप अंदाजा करें ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, तो लोग नाराज क्यों नहीं होंगे? लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सेंस प्रिवेल करनी चाहिए।
होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे एक साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी कि ये एक कुछ मीटिंग्स हुई हैं और उनके अंदर इस बात पे गौर किया गया है कि जो गद्दारी वाला बयानिया है वो तो बढ़ गया, ये जो अभी हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद गद्दारी वाला बयानिया तो बढ़ गया, उसके अंदर तो अब जान नहीं रही, क्योंकि ये बयानिया बनाया गया था कि पीटीआई है ही मुल्क की गद्दार, ये मुल्क के खिलाफ है, ये मुल्क के साथ खड़े ही नहीं हो सकते, वो बयानिया तो गया बढ़। लिहाजा अब आने वाले दिनों में इमरान साहब आप तवक्को करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम तरीन लोग, जिनमें यास्मीन राशिद साहबा का नाम आपने याद रखना है, ये आज़ाद हो सकते हैं, उन्होंने क्लेम किया। अभी उनका क्लेम है, कुछ थोड़ी समझ भी आती है बात की कि अब आप ज्यादा चूरन ये बेच नहीं सकते कि ये लोग गद्दार हैं। इन लोगों ने इदारों के अंदर और इदारों के बाहर और पूरे मुल्क के अंदर साबित कर दिया है कि ये वतन के गद्दार नहीं है, ये वतन के वफादार है। ये मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऐसा लगता है, सेलिब्रेशन किए और किसी ने की नहीं। ऐसा लगता है पाकिस्तान की कामयाबी की खुशी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई है। मिसाल के तौर पर जो प्रोग्राम हुए हैं, वो जो क्लेम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो लगभग 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रैलियां निकाली हैं तहरीक इंसाफ ने, या छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं जहां पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए गए और इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज इनका नाम रखा था और पाकिस्तान बचाना है, वज़ीर आज़म इमरान खान को लाना है। कम से कम 70-80 रैलीज की विजुअल तो मुझे भेजे मेरी टीम ने कि ये फलां शहर से, फलां शहर से, फलां शहर से। जो रावलपिंडी डिवीजन है उसके अंदर ही 2 दर्जन रैलियां हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी गलियों में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान जीत गया है। तो पाकिस्तान की जीत की खुशी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है। जो हुकूमत में है वो चुप करके बैठे हुए हैं। ये उनको वो ऐसा लगता है कि मोदी के साथ साथ नवाज शरीफ भी सख्ते में आ गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ के यार का नुकसान हो गया ना बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी मियां साहब के यार हैं और ये उनकी बेटी कहती है कि बड़ी जबरदस्त दोस्ती है इनकी, वो सोशल मीडिया पे लगाती भी है मरियम नवाज। तो अब नवाज शरीफ साहब के जो यार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और ऐसा लगता है कि उनकी पूरी पार्टी इसलिए सख्ते में है। ना इन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का बयानिया लड़ा, ना इन टाउटों ने पाकिस्तान का बयानिया लड़ा, ना पीपल्स पार्टी ने, ना पीएमएल ने खुलकर ये लड़ाई लड़ी। हाँ, एक जमात के बारे में कहूंगा, एक तो जमात इस्लामी है, उनकी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो हमेशा यही करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तहरीक लब्बैक के लोगों ने, उनकी एक अच्छी प्रेजेंस थी सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने भारत को चैलेंज किया और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि सबसे तगड़ा सोशल मीडिया उनका है, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। लेकिन अब ये जो है अजीब बात मुझे लग रही है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे मनाजिर और चीजें नजर आए कि उन्होंने सेलिब्रेशंस किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकाली, हत्ता कि पुलिस ने उनको रोका भी। कई जगह पे पुलिस ने उन पे छापे मारे, उनके बंदे गिरफ्तार कर लिए, वो पाकिस्तान का झंडा लेकर निकल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। वो मुबीन चाट की वीडियो लगाई हुई है उन्होंने, उमर अयूब साहब ने, जो इनका एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गुजरावाला से, खुर्रम दस्तगीर को शिकस्त दी हुई है। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कि पाकिस्तान जीतता है तो सेलिब्रेट कौन करता है? इमरान खान और उनके लोग। और खामोश कौन रहता है? नवाज शरीफ और उनके लोग। पाकिस्तान जब लड़ता है तो सोशल मीडिया के महाज पे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हर प्रोपेगेंडा का जवाब कौन देता है? सोशल मीडिया के वॉरियर्स। ये वही लोग हैं जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द भी कहा जाता है और इनकी वजह से फायरवॉल लगाई जाती हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में अब होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो पाकिस्तान में गंदगी फैलाई गई है इसको समेटना चाहिए, इदारों को अपने रोल में वापस जाना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।